Hello everyone, welcome to the class 9 chapter tissue and lecture 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कॉक के बारे में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं लास्ट 3 लेक्चर्स की, तो इस वीडियो के आई बटन पर जाइए और वहां पे वो क्लिक करेंगे तो उन्हें प्रीवियस वीडियोस भी शो हो जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में, जो मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट बॉडी में। कहाँ कहाँ पे? रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। ठीक है, और उसका क्या काम है? प्रोटेक्शन का। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इन रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स इन प्लांट्स। ठीक है, आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, रूट्स में होती है, लीव्स में होती है और स्टेम में होती है। प्लांट स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मिस का। ये देखिए इसमें क्या है, ये सेल्स हैं इसके 1 2 3 4 और इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब है उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता, एक के बाद एक ऐसे होते हैं। जैसे ये एक फिर दूसरा के साथ अटैच है। हाँ, ये मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि बीच में इंटरप्शन क्यों है, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, तो कोई स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में। ठीक है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं एपिडर्मिस लेयर के। और कौन से सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा से बनी होती है ये एपिडर्मिस। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस लेयर है, अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स में एपिडर्मिस है। ठीक है, स्टेम में भी एपिडर्मिस है। अब जो लीव्स में एपिडर्मिस है उसमें क्या होते हैं? एपिडर्मिस लेयर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा इज अ प्लूरल वर्ड। ठीक है, और अगर इसको हम सिंगुलर बोलें तो स्टोमा। ठीक है, तो एक पोर को हम क्या बोलेंगे? स्टोमा। तो इट मींस जो इनके अंदर इंटरप्शन हुई जब स्टोमा की वजह से, वो पोर की वजह से, अदरवाइज ये क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और स्टेम की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टेम में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। इसलिए वहां पर भी एपिडर्मिस लेयर में क्या मिलेंगे आपको? स्टोमेटास मिलेंगे। क्योंकि आप थोड़ी सी लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि जो स्टोमेटास है उनका क्या फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं और गैसियस एक्सचेंज भी करवाते हैं। और जो इसके ऊपर एक लेयर और होती है एपिडर्मिस के ऊपर, ये जो ब्लैक लाइन बना रखी है, तो ये एक और लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्यूटिकल क्या होती है? एक वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी क्यों होती है? क्योंकि ये फैटी सब्सटेंसेस से बनी होती है, इसलिए ये वैक्सी लेयर होती है। और इसका फंक्शन क्या है? क्यूटिकल लेयर रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन रेट। ट्रांसपिरेशन रेट को ये प्लांट्स के अंदर कम कर देती है। देखिए बेटा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, पानी का इवेपोरेट हो जाना। अब लीव्स हैं, लीव्स में जो एपिडर्मिस है, ठीक है, उसमें से भी क्या होगी? लीव्स में से ट्रांसपिरेशन होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, अब अगर लीव्स में से ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो नीचे वाला पानी है जो वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा। ये एक प्रोसेस है, ये हम 10th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जानना आपके लिए काफी है कि लीव्स में से भी क्या होती है? ट्रांसपिरेशन होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। तो वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो, वो वाटर इवेपोरेशन ज्यादा ना हो, तो उसके लिए क्या होती है? एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होती है। ऐसे ही स्टेम में भी होती है। ठीक है, कौन से प्लांट्स में? डेजर्ट प्लांट्स में होती है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डेजर्ट प्लांट्स में स्टेम के थ्रू होती है। वहां पर लीव्स नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पे जो लीव्स होती हैं दैट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, वो कांटेदार होती हैं, ना उनका कोई सरफेस एरिया होता है। इसलिए स्टोमेटा सारे कहाँ होते हैं? डेजर्ट प्लांट्स में, स्टेम में होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी फिर कहाँ पर होगा? गैसियस एक्सचेंज भी फिर कहाँ पर होगा? स्टेम में होगा, डेजर्ट प्लांट्स में। तो वहां पर भी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और उसका एक ही फंक्शन है, रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, अब एक चीज और होती है, दैट इज रूट हेयर्स। रूट्स हेयर्स, अब वो कहाँ होते हैं? अब मैंने आपको बताया लीव्स और स्टेम के बारे में कि वहां पर क्या होता है? स्टोमा होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्टेम और रूट्स की बात करते हैं अब हम। अब स्टेम और रूट के ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर होती है वहां पे
हेयर्स भी होते हैं। अगर वो हेयर्स रूट में हैं तो वो क्या कहलाएंगे? रूट हेयर्स। और अगर वो हेयर स्टेम की एपिडर्मिस में है तो वो क्या कहलाएंगे? स्टेम हेयर्स। तो इट मींस एपिडर्मिस लेयर के ऊपर हेयर्स भी होते हैं। अगर वो एपिडर्मिस रूट के ऊपर है तो दैट हेयर्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स, और अगर वो एपिडर्मिस स्टेम के ऊपर है और उसके ऊपर जो हेयर है तो दैट हेयर्स आर कॉल्ड स्टेम हेयर्स। इनका भी क्या काम है? रूट हेयर्स का काम है ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा के रखना और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अब देखिए इसको सिंपल सा हम समझते हैं कि रूट हेयर्स का मेनली क्या काम होता है। मान लीजिए ये एक प्लांट है और उसकी ये रूट्स हैं, ठीक है। अब ये रूट्स तो हैं यहाँ तक सिर्फ, अब इनके ऊपर अगर मैं ये रूट हेयर्स बना दूं, दीज आर रूट हेयर्स, ये जो ब्लैक से बनाए हैं, ठीक है, दीज आर रूट हेयर्स। तो एब्जॉर्प्शन एरिया देखिए ये बढ़ गया, पहले कितना था? पहले एब्जॉर्प्शन एरिया कितना था? इतना था सर, ये इतना, अब कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। तो क्या चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सॉइल से? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो रूट हेयर्स का क्या काम है? एक तो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करवाना, प्लस ये भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, ये भी प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट बॉडी को, प्लांट ऑर्गन को। और स्टेम हेयर्स का भी क्या काम है? प्रोटेक्शन का काम होता है, ये भी प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि स्टेम को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एपिडर्मिस जो है उसके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर वो रूट में है तो रूट हेयर्स होंगे, अगर वो स्टेम में है तो स्टेम हेयर्स होंगे, ठीक है। और इन हेयर्स का क्या काम है? प्रोटेक्शन का। और रूट हेयर्स का क्या काम है? साथ में प्रोटेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन एरिया ज्यादा बढ़ा के न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक लेयर और होती है, दैट इज क्यूटिकल। तो क्यूटिकल का क्या काम है? ये वैक्सी लेयर है और ये ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करती है। और जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर है, कौन से सेल से बनी हुई है? पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई है। और एपिडर्मिस लेयर के कहाँ पर? लीव्स और स्टेम में जो एपिडर्मिस लेयर होती है उनके अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटास होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो अब हमने इन स्टोमेटास के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टोमा यानी कि स्टोमेटास के बारे में पढ़ते हैं एपिडर्मिस लेयर। तो ये देखिए बेटा, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकोट प्लांट में एपिडर्मिस लेयर पे, ठीक है। ये एक एपिडर्मिस लेयर है, ये एपिडर्मिस लेयर के सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है। उसके पीछे मैंने एक स्टोमा बना दिया, दिस इज स्टोमा, ये स्टोमा है। अब जो स्टोमा होते हैं वो क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, किससे? गार्ड सेल से। ये जो बाहर की तरफ जो बीन शेप्ड राजमा होते हैं ना, जो हम खाते हैं राजमा, बीन्स बोलते हैं जिसको, तो बीन शेप्ड क्या होते हैं? स्टोमा के बाहर गार्ड सेल्स होते हैं और उनके अंदर स्टोमा होता है। और जैसे बाहर ये गार्ड सेल्स हैं बीन शेप और उसके अंदर की तरफ क्या है? स्टोमा है, ठीक है। और इन गार्ड सेल्स में क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो सर्कल हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सी पिगमेंट होती है? ग्रीन कलर पिगमेंट। कौन सी पिगमेंट होती है? ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। ये ग्रीन कलर पिगमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। किसके अंदर होती है? इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जिसका क्या काम है? जिसका काम है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और एक प्लांट में फूड को बनाना। कहाँ पर? लीव्स में या फिर स्टेम में, क्योंकि स्टेम फिर वही बात आ गई डेजर्ट प्लांट्स में, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है गार्ड सेल्स का। ये गार्ड सेल्स का न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ गार्ड सेल्स। अब जो ये स्टोमा है ये ओपन और क्लोज होते हैं, किसकी वजह से? गार्ड सेल्स की वजह से। एक्चुअल में गार्ड सेल्स अपनी शेप चेंज करते हैं। जब भी गार्ड सेल्स अपनी शेप चेंज करते हैं तो या तो स्टोमेटा खुलते हैं या फिर स्टोमेटा बंद होते हैं। ये ओपन शो कर रखा है मैंने, दिस इज ओपन स्टोमा, ओपन स्टोमा। तो इस ओपन स्टोमा कैसे है ये? क्योंकि ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या है? इनकी शेप के कारण ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में जब भी पानी एंटर करता है इन गार्ड सेल्स के अंदर पूरे प्रेशर के साथ तो इनके अंदर भर जाता है। भरने की वजह से ये क्या होते जाते हैं? ऐसे
प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इनकी शेप क्या होती रहती है, ऐसे पीछे की तरफ ये ऐसे होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी शेप चेंज हो जाती है। तो पानी और आयंस अंदर जाने की वजह से जो ये स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखो क्लोज भी बना रखा है। अगर इनके अंदर वाटर नहीं है या कोई आयन, देखो वाटर अकेला तो जाएगा नहीं, वाटर अपने साथ क्या लेके जाता है, आयंस लेके जाता है। तो मोस्टली जो आयन रिस्पॉन्सिबल है जो वाटर के साथ जाता है स्टोमा इन गार्ड सेल्स के अंदर, वो कौन से होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो, पोटेशियम आयंस होते हैं। लोअर क्लासेस में भी अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ, वाटर प्लस पोटेशियम आयंस जब ये गार्ड सेल्स में एंटर करते हैं तो गार्ड सेल अपनी शेप चेंज कर लेता है, जिसके कारण, क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बनता है पानी का, जिसके कारण जो ये स्टोमा है ये ओपन हो जाता है इस तरीके से, दिस इज ओपन स्टोमा। और अगर वो बाहर निकल जाएगा, जैसे ही वो पानी और वो आयंस बाहर निकलेंगे तो वापस गार्ड सेल्स अपनी शेप ले लेंगे और ये स्टोमा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो खुलते कब है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, और बंद हो जाते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, यही रीजन है। और क्लोरोफिल कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करती है और खाना बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। ये तो दिस इज ऑल अबाउट डाइकोट प्लांट की। डाइकोट प्लांट में जो गार्ड सेल्स की शेप होती है वो बीन शेप होती है, जैसे कि राजमा होते हैं, ठीक है। अब मोनोकोट प्लांट में आ जाओ। मोनोकोट प्लांट में जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें भी गार्ड सेल्स होते हैं, लेकिन उन गार्ड सेल्स की जो शेप होती है दैट इज डम्बल शेप। डम्बल, ये है ना डम्बल, वो उठाने वाले डम्बल होते हैं ना जो जिम में मारते हैं लोग, ठीक है, वो वाले डम्बल की बात करिए, शेप भी वैसी है, ठीक है। तो ये डम्बल शेप गार्ड सेल्स होते हैं। इनमें भी सेम क्या है, वही क्लोरोप्लास्ट है। ये रे क्लोरोप्लास्ट में क्या होगी, क्लोरोफिल पिगमेंट होगी जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाएगी, यानी कि खाना बनवाएगी, ठीक है। और इनके अंदर भी इनका खुद का न्यूक्लियस है। डम्बल शेप जो सेल्स हैं यानी कि गार्ड सेल्स हैं, इनका क्या है, खुद का न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है, इनके साइड में ना, यहाँ पे ये जो बना रखे हैं मैंने, यहाँ पे इनके बाहर सपोर्ट करने वाले सेल्स होते हैं, उनका भी ये न्यूक्लियस है जो इनको सपोर्ट करते हैं बाहर की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम नहीं बता रही क्योंकि आपके 9th में ये है नहीं, तो इतना काफी है। तो मोनोकोट्स में जो गार्ड सेल्स की शेप होती है वो क्या होती है, डम्बल शेप होती है। बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, फोटोसिंथेसिस वो ऐसे ही करते हैं जैसे डाइकोट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा आप सबको। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस लेयर। एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा जो गार्ड सेल्स अपनी शेप चेंज करते हैं वो किसके कारण, क्योंकि जब उनके अंदर वाटर और पोटेशियम आयंस एंटर करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, जिसके कारण वो स्टोमा खुल जाता है। और जैसे ही वो वाटर और पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाते हैं वो अगेन अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं और स्टोमा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। यही इसका रीजन है। अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस को, वो आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस किस तरह का प्रोसेस है जिसमें खाना बनाते हैं प्लांट्स अपना, किसकी हेल्प से, 4 रॉ मटेरियल जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और फोर्थ कौन सा है जो इसके लिए जरूरी होगा, सनलाइट, ठीक है। क्या क्या हो गया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये 4 चीजें जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से एंटर करेगी लीव्स में या फिर स्टेम में, प्लस वाटर एंटर करेगा और रिएक्शन होगा। इस तरीके से होता है बेटा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं रब करूंगी। ये रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये कंबाइन करते हैं। और क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो क्या बनता है, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज, यानी कि खाना बना। साथ में कितने मॉलिक्यूल्स पानी के रह गए, 6, और साथ में कौन सी गैस निकली, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये गैस भी बाहर निकलती है। तो देखिए गैसियस एक्सचेंज भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई और ऑक्सीजन बाहर निकली, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज भी हो गया, साथ में खाना भी बन गया, यानी कि ग्लूकोज भी बन गया। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये रिएक्शन आपके आगे भी काम आएगी, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। और एक चीज और है इसके अंदर, अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो वुडी स्टेम होती हैं, ठीक है, जिन पौधों की वुडी स्टेम होती हैं, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे हो पाएगा, क्योंकि वहां तो
लकड़ी होती है हार्ड और वहाँ पे कॉक की लेयर होती है। कॉक ऐसा है कि वो ना तो किसी चीज को अंदर आने देगा ना किसी चीज को बाहर जाने देगा। तो वहां पर गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा? वहां पर गैशियस एक्सचेंज होगा लेंटिसल्स के थ्रू, ये याद रखना, ठीक है। तो जो सॉफ्ट स्टेम होती हैं उनके अंदर तो स्टोमा के थ्रू हो जाता है गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन जो वुडी स्टेम होती हैं उनके अंदर एपिडर्मिस की जगह कौन ले लेता है? कॉक ले लेता है। कॉक फॉर्म हो जाती है एपिडर्मिस की जगह। और कॉक एक तरह से डेड टिश्यू है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बाग के अंदर? लेंटिसल्स, जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस लेयर। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है फिर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करेंगे और उसमें भी कौन से वाला पढ़ेंगे? हम पेरेन्काइमा टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।